सत्ता के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती है 272 का आंकड़ा वह कैसे छू पाएगी, और अगर वह उसे छू नहीं पाई तो 272 तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि उससे पहले अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो उसके साथ तो कोई भी खड़ा होगा नहीं। तो क्यों नहीं एक ऐसे वक्त के एनडीए को खोजा जाए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और 36 राजनीतिक दलों का सहयोग था। छिटपुट ही सही, लेकिन हो सकता था उस वक्त लगभग 12 राजनीतिक दल तो ऐसे थे जिनकी एक भी सीट नहीं थी, लेकिन वह वाजपेयी सरकार के साथ खड़ी थी। ऐसी सहमति मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के साथ क्या आ सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और शायद पहला सवाल इसी से जुड़ा है कि इसी की खोज में बीजेपी निकल पड़ी है, और इसके लिए एक दो नहीं कई तीर निशाने पर लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा निशाना तो कांग्रेस है। कांग्रेस और अतीत की कांग्रेस की सत्ता, दोनों को निशाने पर ले लीजिए। मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता से जो विरोध या जो गुस्सा आम लोगों का है, उसको उस तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। और शायद आज उसका पहला स्वरूप नजर आया जब मन की बात में प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। यह जानते समझते हुए वह घोषित आपातकाल था। मौजूदा वक्त में घोषणा नहीं होती है, बल्कि अघोषित तरीके की परिस्थितियां इतनी जटिल बना दी गई है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को अगर एक कतार में खड़ा कर दीजिए जो उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, वह भी कहेंगे मौजूदा स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक और शायद घातक हो चली है। बहरहाल यह दो तीर मौजूदा सत्ता के सामने है, जहां पर उसको एक ऐसे एनडीए की खोज करनी है जहां तमाम विपक्षी दल उसके साथ 272 तक पहुंचने की गुंजाइश को बचा कर रखे। दूसरी तरफ कांग्रेस इस हकीकत को जान चुकी है कि बीजेपी का समूचा प्रयास इस बात को लेकर है कि कांग्रेस किसी भी हालत में सत्ता के दरवाजे तक ना पहुंचे। यानी राजनीतिक समीकरण में अगर वह खुद 272 के नीचे रहती है तो कांग्रेस ऐसी स्थिति में ना आ जाए जहां विपक्ष की सहयोग से कांग्रेस सत्ता में आ जाए। ऐसी परिस्थिति वह बनाने में लग सकती है जहां पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस माइनस विपक्ष कहने लगे हमारा मुख्यमंत्री होगा, और इसमें नीतीश कुमार यूं ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, यूं ही ममता बनर्जी मशक्कत नहीं कर रही है, और यूं ही शरद पवार गाहे बगाहे एकनाथ शिंदे से मुलाकात नहीं करते हैं, और यूं ही वह इस दौर में भी अडानी के साथ खड़े नहीं होते हैं, और इस दौर में भी पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट के भीतर अडानी को लेकर मचते शोर के खिलाफ वो नहीं जाते हैं। यानी कौन कब कहां किस रूप में बदल जाए किसी को नहीं पता है, क्योंकि 2024 के चुनाव की पहली लकीर बीजेपी को क्या वाकई 272 के नीचे लाने की स्थिति में आ चुकी है। इस आकलन को आज हम जरूर आपके सामने रखेंगे, लेकिन दूसरा आकलन बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें कांग्रेस को निशाने पर लेना है, कांग्रेस के दौर की सत्ता और उसके कार्यकाल के तमाम परिस्थितियों को उभारना है, विपक्षी नेताओं को चिताना है, विपक्षी राजनीतिक दलों को समझाना है और अपने साथ लाकर खड़ा कर देना है। जहां पर जरा सी भी वाइवल डाइवल स्थिति अगर आ जाए तो कोई कांग्रेस के साथ खड़ा ना हो, बल्कि विपक्ष बीजेपी के साथ खड़ा आ जाए। और एक लंबी कतार तो रही है जिन्होंने एनडीए में साथ दिया, वो चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं, वो ममता बनर्जी हो सकती है, वह नीतीश कुमार हो सकते हैं, वो अकाली हो सकते हैं। इस वक्त नवीन पटनायक का नाम भी आप ले सकते हैं, चंद्रशेखर राव का भी नाम लिया जा सकता है, जगन रेड्डी का भी नाम लिया जा सकता है। तो जब अगर इतना शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट तभी होगा जब कांग्रेस सत्ता में आने की स्थिति में ना रहे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों समझने लगे हैं कि दरअसल इस देश के भीतर चाहे अनचाहे, जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तब किसी ने कांग्रेस से सवाल किया कि 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं, और कांग्रेस का कम्युनिकेशन संभाले हुए जयराम रमेश ने कहा हमारा टारगेट तो किसी तरीके से 100 सीटों पर जीत हासिल करने का है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के भीतर की तस्वीर को बदल दी है। न सिर्फ कांग्रेस के भीतर की तस्वीर, बल्कि समूचे विपक्षी राजनीतिक दलों के भीतर की सोच को भी बदल दी, और एक झटके में यह लगने लगा कि कांग्रेस अगर 200 पार पहुंच जाएगी तब क्या होगा, और अगर वो 200 पार से पहले बीजेपी रोकने का प्रयास करे तब क्या होगा, और क्या कांग्रेस के साथ वो छत्रप खड़े होंगे जहां उनके अपने राज्य में कांग्रेस उन्हें चुनौती देने की स्थिति में हो। बीजेपी की एक अलग धारा है
लेकिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री बन जाए और विपक्ष में से कोई नेता प्रधानमंत्री बन जाए, बीजेपी के लिए दोनों परिस्थितियों में उस विपक्ष को चुनना आसान होगा जिसमें कांग्रेस माइनस रहे। और कांग्रेस इस बात को अब समझने लगी है कि जिस रास्ते इस देश के भीतर की धड़कनें चल पड़ी है, उसमें गाहे बगाहे या चाहे अनचाहे कांग्रेस के अनुकूल स्थिति तो नहीं बन रही है। और उन जगहों पर जहां छत्रप पता नहीं कब कौन कहां पर शिफ्ट हो जाए, और उसकी मजबूरी मौजूदा वक्त में कांग्रेस के साथ खड़े होने की इसलिए है क्योंकि अभी खेल पूरे तरीके से खोला नहीं गया है। अंदरूनी तौर पर मशक्कत जरूर शुरू हो गई है। तो क्यों छत्रपों के साथ 23 जून की बैठक एक झटके में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, जहां विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस कोई वादा करे और कांग्रेस चाहती है कि चुनाव परिणामों के बाद कोई परिस्थिति को लेकर विपक्ष कोई वादा करे। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में एक मोटी लकीर को हम और आप कहीं दोनों भूल ना जाएं, जिस दिशा में बीजेपी देख रही है। और वह दिशा बहुत साफ है कि किसी भी हालत में कांग्रेस को 200 सीटों तक पहुंचने नहीं देना है। तो विपक्ष अपने तौर पर कितनी सीट और सीट बाय सीट अगर गठबंधन हो तो कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़े और कितनी सीटों पर विपक्ष, इसी में कहीं आपस में टकराव पैदा हो जाए। लेकिन एक और स्थिति बताती है कि अगर कांग्रेस 400 सीटों पर लड़ती है और कांग्रेस को जिन 200 सीटों पर बीजेपी से टकराना है वहां कोई विपक्ष नहीं है, अगर उन स्थितियों पर बीजेपी को हराने की परिस्थिति में कांग्रेस खड़ी हो गई तो फिर वह 200 पार भी कर सकती है। और यह स्थिति बीजेपी को डरा रही है और शायद इसीलिए बीजेपी ने अब आखिरी तरकश से तीर जो निकाला है वह सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लेने का है। यानी अब अपनी सत्ता के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में तो बातचीत जरूर होगी, लेकिन जिक्र कांग्रेस की जब सत्ता हुआ करती थी उसी का होगा। आज इमरजेंसी का जिक्र हुआ मन की बात में, और 25 जून को जिस दिन इमरजेंसी लगी थी इस देश में 1975 में, उस दिन को लेकर और उस इमरजेंसी के कालखंड को लेकर 25 जून को देश भर के तमाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी हर सांसद जहां से जीता है और हर नेता जहां पर सांसद का सीट हारा है वहां पर बैठकें होंगी और वहां पर बड़ा कार्यक्रम होगा और वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, संवाद भी बनाया जाएगा। बीजेपी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को साधने आगे बढ़ना चाहती है। हमें लगता है पहले इसे जरूर समझ लीजिए कि बीजेपी के इस गेम प्लान में शुरुआत 2 दिन बाद से ही हो जाएगी, जब 21 तारीख को योग दिवस होगा। हर सांसद उसकी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर वो कार्यक्रम करे वहां 500 से 1000 लोगों की मौजूदगी रहे और मोदी सरकार के 9 बरस की उपलब्धियों का जिक्र हो और उसके साथ ही कांग्रेस की सत्ता ने इस देश का बंटाधार कर दिया था, इसको बताने से गुरेज ना हो। इसको खुलकर बताइए, क्योंकि अगर चुनावी समीकरण के बीच में कांग्रेस की राजनीतिक सत्ता महत्वपूर्ण हो जाए तो फिर यह इमरजेंसी का कार्ड भी चल जाएगा, ये जानते समझते हुए कि इस देश में इमरजेंसी को लगे हुए 42-43 बरस हो गए हैं। और 42-43 बरस का मतलब 45-46-47 बरस हो गए हैं। इस 47 बरस का मतलब यह है कि इस देश की 100 करोड़ जनता और देश के 100 करोड़ नागरिक उसके बाद जन्मे हैं। लेकिन बावजूद इसके परसेप्शन की लड़ाई में विपक्षी राजनीतिक दलों को कैसे साथ लाना है, इस दिशा में बढ़ने की तैयारी बीजेपी चाहती है। 21 तारीख को योग दिवस और उस दिन से कार्यक्रम की शुरुआत। 2 दिन के बाद 23 तारीख श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। उसमें भी कमोवेश यही परिस्थिति और यह सब कुछ इस देश के हर प्रखंड में नहीं बल्कि बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम होने हैं। और वहां पर भी मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ कांग्रेस को निशाने पर जरूर लेना है। 25 जून तो इमरजेंसी का दिन है, तो इमरजेंसी को लेकर देश भर के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेसी सांसद जुट जाएं, डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, कार्यक्रम करें, कांग्रेस को निशाने पर लें, उस दौर के अत्याचार का जिक्र करें जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा।